हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी कि हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है। तो इतिहास के बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इतिहास से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इतिहास का एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, हमारा आता है भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, यानी कि भारतवर्ष को जो है वो क्या है, वो है भरत का देश। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ध्यान से सुन लीजिए एक एक लाइन को, यानी कि मैं जो भी लाइन यहाँ पर बोल रही हूँ उसको अगर आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो इतिहास आपको अच्छे से समझ में आएगी। स्टार्टिंग जो हो रही है इतिहास की, वो है भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यानी कि भारत को इंडिया जो है वो किसने कहा है, तो वो कहा है यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है, देखिए, प्राचीन भारत। तो देखिए, प्राचीन भारत के बारे में ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हमारा आता है, देखिए, धर्म ग्रंथ, यानी धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें देखिए क्या दिया है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो है वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन है, तो उसके संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, वेद होते हैं 4। जैसा कि देखिए यहाँ दिया गया है, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी कि वेद जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, ऋग्वेद में जो है वह है 36 देवताओं का उल्लेख, यानी कि ऋग्वेद में 36 देवताओं का उल्लेख माना गया है। ऋग्वेद में देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। किसको ऋग्वेद कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, और इसमें होता है 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो 10,462 कितनी होती हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। और देखिए, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। इस तरीके से लिखा जाएगा, होत्र। तो इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि 10वें मंडल में क्या है, इसके देखिए 10वें मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। यानी कि 10 मंडल जो हैं, इसमें 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद देखिए, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित
ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी ऋग्वेद की बात, पूरी ऋग्वेद की ये बात हो गई कि और देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की ये सबसे ज़्यादा खास विशेषता ये है कि यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। किस में मिलता है? वो मिलता है यजुर्वेद में। यानी कि यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों का संकलन मिलता है और यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसके बाद देखिए सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र। इस तरीके से लिखेंगे उद्रात्र को। तो इसके पाठकर्ता को उद्रात्र भी कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। फिर हमारा लास्ट आता है अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसके बाद अर्थवेद कन्याओं यानी अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। महत्वपूर्ण बात है ये, याद रखिएगा कि अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसके बाद हमारा देखिए ये जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक हमारा आता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो देखिए विदेशी यात्री कौन कौन से रहे हैं और उनसे क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले देखिए आते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले हमारे आते हैं टेसियस। सबसे पहले आते हैं टेसियस। तो टेसियस के बारे में क्या है इसमें देखिए, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस जो था वो कहाँ का राजवैद्य था? वो था ईरान का राजवैद्य। ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा आता है देखिए हेरोडोटस, यानी यूनानी रोमन लेखक में दूसरे आते हैं हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर ही आधारित है। इसके बाद हमारे आते हैं देखिए मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो हैं वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था या फिर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि इंडिका जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है? तो इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है मेगास्थनीज ने। फिर हमारे आते हैं देखिए डायमेकस। ये भी यूनानी रोमन लेखक हैं। तो डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। किसका? 4th नंबर पे देखिए दिया गया है स्क्रीन पर, ये है हमारे डायमेकस। तो डायमेकस के बारे में जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नाम याद कर लीजिएगा,
कोई भी विदेशी यात्री जो हैं वो यूनानी रोमन लेखक के बारे में कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो होते हैं वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज में बहुत मेगास्थनीज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो और भी जो ये जो लेखक हैं यूनानी रोमन लेखक, उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन समझ लीजिए कि ये कौन थे और ये कहाँ से आए थे। तो इनके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को एक एक दो दो लाइन के बारे में डिटेल में जानकारी दे देती हूँ। तो ये जो थे डायोनिसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर आते हैं टॉलमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी में कौन सी इसने पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल। किसने लिखी थी? टॉलमी ने। भारत का भूगोल ये लिखी थी टॉलमी ने। इसके बाद हमारे आते हैं, देखिए, प्लिनी। तो प्लिनी जो है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है प्लिनी ने। किसने लिखी है? प्लिनी ने। फिर अगला है, देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब देखिए आते हैं चीनी लेखक। तो देखिए, चीनी लेखक के बारे में हम लोग जान लें। चीनी लेखक सबसे पहले थे फाहियान। तो फाहियान जो थे ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। और फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसके बाद आते हैं, देखिए, संयुगन। तो ये 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। फिर आते हैं वेनसांग। तो वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। तो देखिए, वेनसांग के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये जो हैं वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। अब आते हैं हमारे अरबी लेखक। तो अरबी लेखक 2 हैं। कौन कौन से? अलबरूनी और इब्न बतूता। तो इनके बारे में हम लोग जान लें कि अलबरूनी जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे? तो अलबरूनी थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी हैं? उनकी कृतियां हैं किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। तो आज भी इतिहासकारों के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। फिर आते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो हैं इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रिहला, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, कुछ अन्य लेखक भी रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। तो अन्य लेखकों में 2 लेखक दिए गए हैं। पहले तो हैं तारानाथ, दूसरे हैं मार्को पोलो।
तो तारानाथ जो हैं ये एक तिब्बती लेखक थे और इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो की थी तारानाथ ने। इसके बाद आते हैं मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, इसके आगे की जानकारी ये हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं हर सब्जेक्ट का स्टार्टिंग से सारा कुछ रिवीजन कराने वाली हूँ। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन फिर से अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है या जो आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसमें हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से वीडियो फिर से आप लोगों को दूंगी। तो ये इतिहास का था हमारा लेक्चर 1। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी लेक्चर 2। उसमें बताऊँगी मैं आप लोगों को पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। फिर हमारा आएगा इसके बाद प्रागैतिहासिक काल, फिर आएगी हमारी सिंधु सभ्यता। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट के वीडियोस लाती रहूँगी। सारे वीडियोस अब स्टार्टिंग से होंगे, सारे लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।